Hello friends, we are starting Vision IS December month magazine. So first let's look content. भारतीय न्याय, अगर मैं पॉलिटी से स्टार्ट करता हूँ तो भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, क्रिमिनल ऑफ इंडिया, क्रिमिनल क्राइम इन इंडिया, Chief Election Commission and other Commissioner Act, Press and Registration Periodically Act, Telecommunication, abrogation of Article 370, expulsion of law maker, National Cadet Corps. अगर स्पोर्ट्स में शॉर्ट्स में अगर देखें हम लोग तो लोकायुक्ता, इम्पीचमेंट कैसे होगा यूएस और अमेरिका में, इंडिया और अमेरिका में. द बिल ऑफ JNK टू रिसीव द प्रेसिडेंट, कुछ बिलों का, पोस्ट ऑफिस, फास्ट ट्रैक, ग्राम मंच हित्रा. अब अगर इंटरनेशनल में चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर इंटरनेशनल वाला देखा जाएगा. आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं एटलीस्ट. इसको ऐसे कर लेते हैं. देखिए, फर्स्ट पॉलिटी से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, ही हैड गिवन द एसेंट टू ओवरऑल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, मतलब कि उसको फिर से रिफॉर्म करने के लिए, जैसे आपको घर को तोड़ ताड़ के फिर से इसको बनाया जाए, रिपेयर, उसको फिर से एक नया डायमेंशन देने के लिए. तो क्यों दिया जा रहा है, वाई, पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको चेंज किया गया. तो अगर हम लोग बात करें भारतीय न्याय संहिता, वो उसको IPC से चेंज किया गया है. सेकंड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसको CRPC से. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको 1872 से रिप्लेस किया गया. ये पहले जो था इंट्रोड्यूस किया गया था अगस्त में मानसून सेशन के टाइम पे, और उसको रेफ़र कर दिया गया था स्टैंडिंग कमेटी के पास में, बट फिर वो विड्रॉ कर लिया गया. फिर वो फिर से उसको न्यू बिल को रीइंट्रोड्यूस किया गया आपका दिसंबर में, और फिर से उसको स्टैंडिंग कमेटी. अब फिर जो न्यू रिफॉर्म में आखिर है क्या, आखिर वाई फर्स्ट यू थिंक दैट वाई वी शुड नीड रिफॉर्म क्यों ज़रूरी है. चाहे तो वो बहुत ही बेकार होगा, वेग होगा, इसलिए रिफॉर्म ज़रूरी है. जैसे अगर 1789 में अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो क्यों आया, उसी वहाँ पे लोगों का ब्रस्ट क्यों निकला फ्रेंच में. तो रीज़न ये था कि वो जो उनका जो हेजेमनी था, डिवाइन, द गॉड ऑफ डिवाइन का जो नौटंकी ड्रामा चलता था फ्रेंच के लुइस लोग के अंदर में, तो वो लोगों को कि बियॉन्ड, वो अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड था कि कुछ लोग उनके हेजेमनी को एक्सेप्ट नहीं किए. जब हेजेमनी को एक्सेप्ट नहीं किए तो उनके अगेंस्ट में ब्रस्ट हुआ. तो अब रिफॉर्म इंडिया में अगर हम बात करें कि वाई वी शुड नीड रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ, अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस पेंडिंग है. आपका 4.7 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं. तो अब इसको देख के तो आप समझ सकते हो कि वी शुड थिंक अबाउट कि हम लोगों को ये कॉम्प्लेक्स को एक सिंपल बनाने का ज़रूरत है, सो दैट लास्ट माइल के लोगों को इससे बेनिफिट हो सके. जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वो लास्ट माइल के लोग ही करते हैं. अगर फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखें तो वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दैट नॉट प्रॉपरली रिफ्लेक्ट द करंट सिचुएशन, करंट नॉर्म्स. अभी पहले का जो वो 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी का जो उस समय का जो प्रॉब्लम हुआ करता था, वो आज सेम प्रॉब्लम नहीं है. आज तो हम लोग जो मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो आपका साइबर इज़ अ मेजर इशू. तो वो सब चीज़ तो इसमें इनकलकेटेड नहीं था.
तो अब अगर फर्स्ट तो आपका मॉडर्नाइजेशन क्यों करना है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा करंट सिचुएशन को। सेकंड आपका है कि एड्रेसिंग द पेंडेंसी, वो आप तो समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा है। इंक्रीजिंग द कन्विक्शन रेट, देखिए ये जो है कि इसमें अगर देखा जाए तो सिस्टम जो है इनएफिशिएंसी, ये इनएफिशिएंट क्यों हो जा रहा है? बिकॉज वी डोंट हैव फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, पुलिसिंग डिफिशेंसी, या फिर इन्फ्लुएंस बाय पावरफुल लॉ इन्फोर्समेंट एंड कंट्रीब्यूट द लो कन्वे। आप बोल मतलब कि इनकम एंड आउटपुट, जैसे आप अगर स्पेंड कर रहे हो 18 आवर अ डे एंड यू आर मुश्किल से अगर आप 18 आवर डे कर रहे हो बैठे हुए हो और आउटपुट निकल रहा है 1 घंटा का, तो 18 आवर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये जो है इसका कहने का ये है कि लो कन्विक्शन रेट है, इनकॉर्पोरेटिंग द रिकमेंडेशन, और जो बहुत सारे जो हम लोग रिकमेंडेशन है कि हाँ इसमें आपको चाहिए रिफॉर्म, वो कौन कौन बोले? पहला लॉ कमीशन तो पहला आएगा, ठीक। वो लॉ कमीशन जो है वो 1934 में इस्टेब्लिश हुआ। वो आई थिंक फरवरी के मैगजीन में बहुत अच्छी तरीके से लॉ कमीशन के बारे में दिया, और यहाँ पे कहीं दिया हो और मैं आपको बता दूंगा, ऐसे अब मैं इसमें लिख भी दूंगा आपको। फिर आपका जो है वो मलिमत कमेटी 2003, फिर वर्मा कमेटी आपका 23, वो क्या किस रिलेटेड में बात किया? वो अरेस्ट में, कन्फेशन में, या बेल में, या डेथ में, या पेनल्टी वगैरह में बात किया। अब अगर हम लोग बात करें भारतीय न्याय संहिता, ये 1860 आईपीसी का जो है, ठीक ना, आईपीसी 1860 को रिप्लेस किया है। अब इसका बैकग्राउंड में अगर हम बात करें तो 1860 में जो है कॉम्प्लेक्स रे ऑफ द पार्लियामेंट्री चार्टर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हिंदू लॉ जो था वो कॉम्प्लेक्स इसलिए था कि वो जो है अपना सब लॉ लगा दिए, कस्टमरी लॉ। जैसे अगर मान लीजिए 5 जन हैं, ठीक ना, और अगर हम लोग को कुछ ख़रीदना है तो सब कोई अपना प्रेफरेंस डाल दिए कि हमको ये, हम तो ये लेंगे, हम तो ये लेंगे, हम तो ये लेंगे, हम तो ये लेंगे, हम तो ये लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो जो आदमी जिसको ये लोग बोलेंगे कि हमको, एक आदमी है, इसको ये 5 लोग अपना प्रेफरेंस दे दिए कि बोले कि जाओ जाके मार्केट से खरीदेना ये सामान, तो जाहिर सी बात है कि वो कंफ्यूज हो गई होगा। तो ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये फर्स्ट लॉ कमीशन ये 1934 आपको बताए थे हम। अच्छा हाँ, आ ही गया। ये थॉमस बेबल्टन मकाले, ये जो है टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ द लॉ ऑफ कॉलोनियल गवर्नेंस ऑफ सिविल सोसाइटी, ये इसको ड्राफ्ट किया गया, लिखा गया था 1937 में। एंड इग्नोर द एग्जिस्टिंग आपका जो एग्जिस्टिंग लॉ, इंडियन लॉ, इंस्टेड ऑफ फाउंडर ऑफ द कॉमन लॉ, जो वो मतलब जो पहले का जो लॉ था उसको मतलब ही उसको इग्नोर कर दिया, उसको ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद अगर 1857 में अगर हम लोग बात करें, 1857 में क्या हुआ? द फॉर्मेशन ऑफ आईपीसी डिले हो गया। क्यों डिले हुआ? क्योंकि वहाँ तो लड़ाई झगड़ा हो रहा था उस टाइम पे 1857 में। तो ब्रिटिश क्राउन जो था वो डायरेक्ट कंट्रोल लिया 1858 में। एंड आईपीसी वो जो है फिर फाइनलाइज 1860 में आया और फोर्स में आया आपका 1862 में। अगर जो पोस्ट इनैक्टमेंट of IPC 1860 में, overall the IPC amend a new offense and amending the existing one, changing the quantum of the punishment। ये जो है ये IPC जो अमेंड किया गया और बहुत सारा जो है ऑफेंस उसमें डाल दिया गया, और उसको जो पनिशमेंट है उसको और भी मतलब स्ट्रिंजेंट ही किया गया होगा अगर कॉलोनियल टाइम में अगर इसको बनाया गया है तो वहाँ पे पुलिस राज चलता था। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बट दैट टाइम पे बहुत ही एक हार्श, वो ये सब जितने लोग फ्रेम किया जाता था वो ज़्यादातर इंडियन को ही मतलब कॉर्नर करने के लिए, उनके पास कोई भी मतलब राइट वगैरह, इंडियन लोगों के पास कोई राइट वगैरह नहीं होता था। ये सेवरल लॉ कमीशन रिकमेंडेड IPC इंक्लूडिंग द ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, फूड एडल्ट्रेशन,
या फिर पेनल्टी ऑफ डेथ। द सेवरल लॉ कमीशन रिपोर्ट रेकमेंड आईपीसी टू इंक्लूड, ये इंक्लूड करने के लिए अगेंस्ट जो मतलब बहुत सारा लॉ कमीशन का जो रिपोर्ट था उसमें बताया गया कि इसमें जो है वो जो वुमेन के साथ में जो गलत वो जो भी कुछ भी होता है सोसाइटी में वो बहुत ही फालतू चीज़ है, वो उनको तो एकदम डालना ही चाहिए। फिर फूड एडल्ट्रेशन कि जैसे कि अगर आपने पेपर अगर आप देखे होंगे तो पेपर वो कैसे बताएं यार, उसका हिंदी मुझे नहीं पता है। वाइट पेपर, उसमें क्या करते हैं ना, एक पेपर होता है आप देखिएगा, वो मतलब कि किचन वगैरह में यूज़ किया जाता है खाने वाने बनाने में, वो स्पाइसेस एक तरीके का होता है। तो उसमें क्या करते हैं लोग कि पपाया का जो सीड होता है उसको डाल देते हैं और बेच देते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि आपका ये रेड पाउडर का आप देखे होंगे, रेड पाउडर को आपका इसके साथ में जो वॉल जो ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स को अगर आप क्रश कीजिएगा तो आपको वो एक पाउडर मिल जाएगा। तो पाउडर मिल जाएगा तो उसी तरीके से वो फिर उसी को मिक्स करके दे देंगे। तो एडल्ट्रेशन हो गया कि जो ओरिजिनल आइटम है उसको, ओरिजिनलिटी को कुछ आलतू फालतू चीज़ से उसके सब्स्टिट्यूट से भी रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, उसको आलतू फालतू चीज़ से जो वर्थलेस है और उसको एक महंगा प्राइस उनको, एक अच्छा प्राइस उनको मिल जाता है। और डेथ पेनल्टी इसको भी बताई गई। अब यहाँ से देखें, अगर यहाँ से देखें भारतीय न्याय संहिता, ठीक ना, तो इसमें है क्या क्या प्रोविज़न, क्या क्या, अगर हम प्रोविज़न, इसका मेन प्रोविज़न अगर हम देखें तो बहुत अच्छा चीज़ डाला गया। क्या क्या है तो 2023 में पहला तो कम्युनिटी सर्विसेज, ये फर्स्ट टाइम, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। वाई कम्युनिटी सर्विसेज? कम्युनिटी सर्विसेज ये कि यार जो पनिशमेंट, एज ए पनिशमेंट फॉर छोटा मोटा क्राइम के लिए अगर आप कम्युनिटी सर्विसेज करना है, जैसे झाड़ू लगाना, ये अमेरिका में बहुत ही कॉमन चीज़ है कि आपको झाड़ू लगाना है या फिर आपको कहीं आपको सर्विस देना अपना, अगर आप इंजीनियर हो, अगर आप डॉक्टर हो तो आपको फ्री में सर्विसेज देना पड़ेगा। और अगर ये सेक्सुअल ऑफेंस जो है अगेंस्ट वुमेन, ये इसका जो है थ्रेशोल्ड, अब अगर गैंग रेप वगैरह होता है, और जैसे निर्भया केस में आई थिंक 2013 या 2014 में दिल्ली में हुआ था ये इंसिडेंट, तो ये अगर वो जो है एज को फ्रॉम 18 to 16 कर दिया गया कि अगर किसी बच्चे के साथ में गलत होता है तो फिर उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और अगर देखा जाए कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वुमेन, अगर वो आलतू फालतू फॉल्स प्रॉमिस करके अगर आप कुछ गलत कर रहे हो किसी वुमेन के साथ में, तो भी आपके साथ में ऑफेंस में आप आओगे, इस जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर में आओगे। अगर सिडिशन का अगर हम बात करें, सिडिशन जो है वो इंस्टेड पेनलाइज, रिमूव कर दिया ऑफेंस, बट वो पेनलाइज के टाइप में वो क्या है, एक्साइटिंग और अटेम्प्ट टू एक्साइटिंग द सेसेशन और रिबेलियन और सबवर्जन ऑफ एक्टिविटीज़। मतलब कि अगर आप चाहो, अगर मतलब आप किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, मतलब किसी स्टेट को, जैसे खालिस्तान वगैरह जो हो रहा है, या आर्म रिबेलियन आपका ये म्यांमार आई थिंक इज़ अ बेस्ट एग्जांपल। और आपका सबवर्सिव एक्टिविटीज़ आपको अफ्रीका में आपको बहुत सारा मिल जाएगा एग्जांपल। और ये इनकरेजिंग द फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटी, जैसे खालिस्तान वाला जो इशू है, एग्जांपल हम बता रहे हैं। और ये इंडेंजर्ड, अगर सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी आपके इस टाइप के प्रॉब्लम को अगर होता है, थ्रेट होता है, जैसे आप जिस घर में रह रहे हो, अब उस घर में अगर आपको कोई धमकी दे दे कि नहीं आज के बाद भागो यहाँ से, मतलब आप चले जाइए यहाँ से, तो वो थोड़ा सा एक है। फिर आपका टेररिज्म, यहाँ फर्स्ट टाइम जो है टेररिज्म को डिफाइन किया गया है। तो इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको फर्स्ट टाइम दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, दैट फर्स्ट टाइम भारतीय न्याय संहिता में वो डिफाइन किया गया, तो वो आपको 100% टिक करना होगा। फिर अगर टेररिज्म का अगर हम बात करें, इट इज़ डिफाइंड टेररिज्म एन एक्ट इंटेंड टू थ्रेट यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स सिक्योरिटी ऑफ कंट्री। ये स्ट्राइक द टेरर, वो एकदम डर लगा देना एकदम किसी के अंदर में, ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द पीपल और इन फॉरेन कंट्री। अगर आप फॉरेन में भी, ये बहुत अच्छा किया है कि अगर फॉरेन में भी अगर आप इस तरीके का काम कर रहे हो, अगर आलतू फालतू काम कर रहे हो, तो वो तब भी आप इसमें जाओगे, इसमें आप चार्ज में आओगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो तो रेपुटेशन आप इंडिया का हो जाता है ना। अब इंडिया में सारे लोग आते हैं, जैसे हम भी आते हैं, आप भी आते हैं। फिर अगर ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में बात करें, ये डिफाइन
ऑर्गेनाइज क्राइम, ये कंटिन्यू अनलॉफुल इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइज क्राइम जो मेंटल साइको लोग होते हैं, जिनका मतलब कोई बड़ा ग्रुप वगैरह नहीं होता है, वो इंडिविजुअल ये छोटा मोटा ग्रुप के साथ में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका कोई बहुत बड़ा बैकिंग होता है। एक चीज़ ये ऑर्गेनाइज क्राइम आपको सिक्योरिटी के चैप्टर में एक स्पेशल बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आपको ऑर्गेनाइज क्राइम में अगर इसमें अप्रॉक्सीमेट 350 वर्ड में आपको अगर आंसर लिखना है या 250 वर्ड में आंसर लिखना है, तो आप मुझे बताइएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको लिख के दे दूँगा। और अगर मैं मर्डर, ग्रेवियस, हर्ट, अनसर्टेन, ये 5 लोग से ज़्यादा हैं, ये हर्ट कर रहे हैं ऑन विच ग्राउंड, ऑन रेस, रिलीजन, सेक्स, कम्युनिटी, लैंग्वेज के बेसिस में, बिलीफ के बेसिस पे, सिमिलर ग्राउंड, तो भैया वो तो पनिशेबल ऑफेंस है। ये डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन इन केस ऑफ मर्डर, ये इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर एंड फाइन फॉर ग्रेवियस। अगर ये कंक्लूजन में हम लोग बात करें, वी शुड अगर मैं कंक्लूजन में बात करूं तो ये कंक्लूजन में यही बता रहा है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, मतलब कि 160 साल के बाद में जो हम लोग अगर आईपीसी 166 को अगर हम इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं कि हाँ, बट ये जो फोकस है, ये पहले जो था वो मतलब कि पनिशमेंट में ज़्यादा फोकस था, बट ये अभी जो है वो सबसे ज़्यादा है जस्टिस पे फोकस। ये देखिए, जस्टिस में ज़्यादा फोकस है। अर्लियर क्या था, और ये बहुत ही अच्छा है। ठीक, अगर हम आते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सीआरपीसी को हटाया, रिप्लेस किया। अच्छा, ये एक सेकंड, ये सेडिशन वाला जो था, ये सेडिशन वाला 124A आईपीसी 1870, ये लार्ज नंबर ऑफ फ्रीडम फाइटर वे चार्ज इन सेडिशन इंक्लूडिंग बाल गंगाधर तिलक जी थे हमारे। उसके बाद आपका तिलक जी 2 बार गए हैं सेडिशन में, गांधी जी 1 बार गए हैं, नेहरू जी, पंडित साहब एक बार वो भी गए 30 में। अब अगर हम लोग आते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो अगर हम लोग ये सीआरपीसी को मतलब हटा दिया, रिप्लेस किया, एंड प्रोवाइड द प्रोसीजर होना चाहिए कि टू अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन, बेल अंडर वेरियस एक्ट इंक्लूडिंग 1860। अगर हम लोग ओरिजिन का इसका अगर हम बात करें तो आपका सीआरपीसी वो 1861 में क्या हुआ था 1861 में ये देखिए काउंसिल एक्ट आया था शायद, ठीक ना। 1861 में आपके गवर्नर जनरल कौन थे? 1861 में मेरे ख्याल से कैनिंग था। हाँ, 1858 से 62 तक उसका कैनिंग का था। उसमें बहुत सारा चीज़ आया। फिर उसमें अगर वो वाइट म्यूटिनी भी उसी के टाइम पे आया था। आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वाला भी उसी के टाइम पे आया था। ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन, वो भी उसी के 1858 में उसी के टाइम पे आया था, कैनिंग के टाइम पे आया था। 3 चीज़, ये मेजर 3 चीज़ है। वो जब वाइसराय बना, ठीक ना, और ये 1857 वाला भी रिवॉल्ट उसी के टाइम पे हुआ है। तो अगर ये देखिए 61, अगर हम लोग बात करें, ये जेनेसिस समझ में आ गया, ओरिजिन समझ में आ गया कि कब 1861 में ये फ्रेश जो है इनेक्टेड। फिर हम लोग इसको 1872 में इसको किए। ये ओरिजिन, इसको कई बार अमेंड किया गया है। और सीआरपीसी 1973 में जो लॉ कमीशन थे, वो जो फर्स्ट अपना रिवाइज़ किए 73 में, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा। अगर इसमें अगर देखा जाए डिटेंशन अंडर ट्रायल,
ये फर्स्ट ऑफेंडर अगर वो 1/3 कंप्लीट कर लिया है तो उसको बॉन्ड पे रिलीज़ मिल जाएगा, ठीक ना। और अगर वो वन हाफ मतलब 10 साल था, आधा पार कर लिया तो उसको बेल पे रिलीज़ हो जाएगा। ये याद रखिएगा, 1/3 पे बॉन्ड, हाफ में बेल। ये एकदम याद रखिएगा इसमें अच्छी तरीके से। फिर अगर हम यहाँ आते हैं, ये इसमें जो CRPC वाला जो है, इसमें नॉट अप्लाई द ऑफेंस ऑफ डेथ, नॉट अप्लाई टू ऑफेंस पनिशेबल बाय द डेथ अगेंस्ट whom procedure is pending more than one offense. This does not apply, ये अप्लाई नहीं होगा। काहे नहीं अप्लाई होगा भाई? काहे कि वो अगर किसी एक केस उसके ऑलरेडी उसके ऊपर चल रहा है, या फिर वो इम्प्रिजनमेंट है, या फिर लाइफ है, तो ये ऑफेंस उसके ऊपर में अप्लाई नहीं होगा। अच्छा हाँ, ये जो बॉन्ड वाला है और बेल वाला है, ये बॉन्ड वाला है, ये जैसे बॉन्ड वाला हम बताएं कि बॉन्ड वाला आपका 1/3 और बेल वाला हाफ। तो अगर ये उसी के लोगों को मिलेगा जो मतलब इस तरीके के केस में नहीं है। अगर वो डेथ वाला है तो उसको बेल या आपको बॉन्ड में कुछ भी आपको रिलीज़ नहीं होने दिया जाएगा। और अगर मैं ये मेडिकल एग्जामिनेशन का बात किया जाए तो उसमें अगर रेप वगैरह है तो फिर वो पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट कर सकता है एग्जामिनेशन के लिए। ये सब तो होना ही चाहिए। फॉरेंसिक लैब अगर हम बात किया जाए, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन आपका फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में ये मैंडेटरी है कि अगर वो 7 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट है तो वहाँ तो आपको फॉरेंसिक आपको करना ही करना, नहीं करने का सवाल ही लेता है। और ये अगर वो थंब, सिग्नेचर, इम्प्रेशन, या ये एम्पावर करता है मजिस्ट्रेट को टू ऑर्डर द पर्सन एंड अरेस्ट और नॉट एंड प्रोवाइड द स्पेसिमेन ऑफ द सिग्नेचर, हैंड राइटिंग एंड वॉइस सैम्पलिंग। ये टाइमलाइन प्रोसीजर एक सीमित समय पे इनको रिजॉल्व करना है केसेस को, ठीक है। एंड दे हैव टू गिव द जजमेंट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि वो 10 साल लग रहा है, 12 साल लग रहा है, 50 साल लग रहा है। अब हम लोग आते हैं लास्ट वाले में, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगर इसमें अगर हम लोग बात करें, ये देखिए साक्ष्य का मतलब ये होता है ना एविडेंस। मेरे ख्याल में साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस। तो अगर यहाँ देखा जाए कि ये रिप्लेस किया है किसको, एविडेंस एक्ट को। एविडेंस मतलब किसी चीज़ का कुछ होगा, एविडेंस स्टोर करने वाला चीज़, एविडेंस कुछ मतलब कॉन्क्रीट। जैसे एविडेंस, जैसे कि आपके अगर कोई गर्लफ्रेंड होगी तो वो हमेशा मतलब छोड़ी हटाइए सब फालतू बात है। तो ये एविडेंस समझ गए ना। तो अगर मैं प्राइमरी इशू की बात करूँ तो IEA मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट नॉट एड्रेस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। ये सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर वो पहले में अगर हम लोग देखा जाए तो वो पहले भी बताया गया कि करंट जो सिचुएशन हम लोग फेस कर रहे हैं दैट नॉट रिफ्लेक्ट दिस टाइप ऑफ आवर एक्ट, जो हम लोग को क्रिमिनल के लिए हो, या फिर वो IPCC हो, या फिर CRPC हो, या एविडेंस हो, जो करंट हम लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो नहीं बताया गया। वो अभी क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से, समय के हिसाब से सब चीज़ चेंज होते जाता है। ये अब अगर हम लोग बात करें कि इसका की प्रोविज़न क्या है, इसमें आखिर है क्या, तो ये छोटा सा है। अब इसमें है क्या कि पहला जो है कि इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल वाले को मतलब अब इनका जो है लीगल इफ़ेक्ट ऑन पेपर रिकॉर्ड एज ए पेपर रिकॉर्ड। जो जैसे जो पेपर रिकॉर्ड है और अगर जैसे डिजिटल रिकॉर्ड है, वो दोनों का सेम वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि किसी को बोला जाए कि नहीं ये तो टेम्पर करके लाया गया। हो सकता है ऐसा हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं इसी चीज़ को लेकर वॉइस उठा रहे हैं। अगर ये एक्सपैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन स्टोर इन सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन लैपटॉप वगैरह, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है आपका, जैसे स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप वगैरह हो गया, ईमेल हो गया, आप वो भी एक एविडेंस की तरह हो सकता है।
अगर ये डॉक्यूमेंट एविडेंस कौन क्या क्या हो सकता है, ये पार्ट ऑफ द राइटिंग मैप, ये या फिर कैरिकचर्स, ये सब भी हो सकता है। अगर ओरल एविडेंस का अगर हम लोग बात करें, तो ओरल एविडेंस में अगर आप बिफोर कोर्ट के विटनेस अगर हो जाते हो ये वो, तो यही सब ओरल ओरल तो आप बोल के ये जॉइंट ट्रायल का भी इसमें आपका इंक्लूड किया गया है कि मोर देन वन फॉर सेम ऑफेंस। अगर आप मतलब कोई आप नहीं कोई और अगर ये ऑफेंस कर रहे हैं तो उनके लिए भी इस तरीके का है। अगर एक कंक्लूड किया जाए जो ऑल थ्री प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी एंड ट्रू डीकॉलोनाइजेशन, मतलब कि अब जो है हम लोग डीकॉलोनाइज कर रहे हैं और अपहोल्ड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू एंड रेगुलर मॉनिटरिंग द मॉडर्नाइजेशन, वो आज के हिसाब से हम लोग अपना बना रहे हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट में अगर आपको पसंद आएगा तो फिर बताइएगा, फिर मैं और बनाएंगे वीडियो।